नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री के एमसीक्यू से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का करेंगे और साथ में ज्योग्राफी का भी मैं शुरू कर दूंगा कुछ दिनों में। हिस्ट्री ज्योग्राफी इन दो सब्जेक्ट के कंप्लीट पूरे करेंगे। उसके अलावा समय और मिला तो और भी शुरू करेंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन एक दो दिन बाद मिलेगा आपको पीडीएफ। और क्या मुख्य फोकस क्या रहेगा? सीखने पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल से अधिक फैक्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे और आंख बंद करके सवाल नहीं करना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो वो सब तो हम टेस्ट सीरीज में सीखेंगे और सभी एग्ज़ाम में ये आपको मदद करेगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी का आप देंगे, चाहे बीपीएससी का देंगे, हर एग्ज़ाम में आपको ये मदद करेगा। और हमें क्या करना है, हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक उसके फैक्ट्स जो मिलेंगे उसका प्रैक्टिस करना है, उसको ध्यान रखने की कोशिश करना है। 2 बार वीडियो देखेंगे तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू नाम से अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसी में ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं। आप लोगों को एक काम और करना है। क्या करना है कि वीडियो को जहाँ भी संभव हो सके शेयर कर देंगे कि हाँ कहीं पर हिस्ट्री एमसीक्यू शुरू किया गया है। एनसीईआरटी एमसीक्यू जो दृष्टि की बुक आती है उससे हम लोगों ने शुरू किया है। शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? और पहला सवाल शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। इस पर मत ध्यान रखिएगा कि कितने सवाल हमने किए हैं, इस पर ध्यान देना है कि कितने सवाल हमने सीखे हैं। इस चीज़ पर ध्यान लगाइएगा। यानी कि क्वांटिटी नहीं मायने रखता है, क्वालिटी मायने रखता है कि कितने सवालों को आपने हल करके सीखा, उससे कितना है। आप दिन भर में 1000 एमसीक्यू लगा ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो वो किसी काम का नहीं होता है। ओके, पहला सवाल क्या है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री का सवाल है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है। सबसे पहले जौ की फसल को उपजाया था। गेहूं और जौ में भी सबसे पहला कौन सा? तो जौ को। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय व विंध्य की पहाड़ियाँ थी। आपको क्या लगता है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है? नहीं। आप क्या पढ़ते हैं इतिहास में कि मेहरगढ़ के नाम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? लहुरा देव 2 जगह है जहाँ पर सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत की गई थी। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला तो सही ही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ को उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पुराने हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। अगला सवाल क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। क्या भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे में थे? हाँ या ना? अगला क्या है? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से 5000 वर्ष पूर्व जोड़िए। क्या गंगा नदी के किनारे शहर थे उस समय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट भी कीजिएगा, जो सही लगे या जो गलत लगे उसको हटा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा तो बिल्कुल गलत है। गंगा नदी के किनारे मौर्यों के समय में शहर का विकास शुरू होता है, पाटलिपुत्र जैसे नगर बसते हैं, और ये 5000 वर्ष पूर्व तो नहीं हुआ था। कब हुआ था? 230 ईसा पूर्व। तो अभी से लगभग 2500 वर्ष के लगभग पूर्व आप मान सकते हैं, है ना। अगला क्या है कि पहला तो सही ही है। यानी कि हड़प्पा के समय में सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पर हुआ था? प्रथम नगरीकरण कहा जाता है इसको। कहाँ पर हुआ था वो? तो सिंधु के सहायक नदियों पर। और द्वितीय नगरीकरण किसको कहा जाता है? तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था बिहार और वर्तमान के अवध के इलाकों में, उसी को द्वितीय नगरीकरण का दौर कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। अभी बिहार का दक्षिणी भाग जो है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। और बिहार में भी किस इलाके की बात कर रहे हैं? इस इलाके की बात कर रहे थे। यही तो मगध का इलाका था पूरा का पूरा।
मगध के इलाकों के नाम से जाना जाता था। ओके, अगले पर चलते हैं। और मगध क्या है? प्राचीन भारत का सबसे बड़े राज्य और सबसे समृद्ध और मजबूत राज्यों में से एक था। मगध का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ये किस वंश से संबंधित हैं, ये आपको कॉमेंट करके बता देना चाहिए मुझे। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये सभी MCQ NCERT से लिए गए, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जनरल हिस्ट्री के भी, GK के भी संबंधित सवाल इसमें मिल सकते हैं आपको। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। क्या ये सही है? अगला स्टेटमेंट क्या है? भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। भरत कबीला की ये बात कर रहा है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी आंसर हो जाएगा। आपने भरत कबीले का नाम पढ़ा होगा। इतिहास में माना जाता है कि उसी भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। और यूनानी और ईरानी लोग जो आए, उन्होंने सिंधु नदी के पूर्वी भाग के लोगों को, अगर ये सिंधु नदी है, इधर से यूनानी और ईरानी आए, तो उन्होंने सिंधु नदी के पूर्वी भाग को क्या कहा? इंडिया कहा। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्या है? पांडुलिपि के बारे में आपको बताना है। पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्या है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थीं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। और अगला क्या है? सी स्टेटमेंट है कि पांडुलिपि तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अगला क्या है? पांडुलिपियाँ केवल मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो आपसे क्या पूछा है? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? नहीं पूछा है। तो देखिए, एक एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो आपको जातीय वाले शब्द लगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा सके, या अतिवादी शब्द लगे, जैसे केवल, ओनली, केवल यही होगा, या लगेगा कि सभी, इन सब शब्दों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। क्या केवल संस्कृत भाषा में ही हो सकता है? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मंदिर और क्या बिहारों में ही केवल पांडुलिपियाँ पाए गए हैं? नहीं, कहीं और भी पाए जा सकते। एक सिंपल लॉजिक भी लगा सकते हैं आप कि मंदिर और बिहार में ही क्यों पांडुलिपि पाए जाएंगे? हो सकता है राजाओं के खजाने में भी हो, राज इतिहास में भी रखा हो, किसी लाइब्रेरी में भी रखा हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सके, इसको अभिलेख कहते हैं। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल पत्थर लिखा हुआ है, यहाँ पर एलिमिनेशन सीखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ केवल लगा होगा वो सारे स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट हों जो सही हों, लेकिन सामान्य तौर पर अतिवादी शब्द वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। ओके, क्या है कि ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। ये चीज़ पता चल गया, इसलिए कथन 1 गलत हो जाएगा। कथनों को ध्यान से पढ़ना सीखिए, खासतौर से BPSC के स्टूडेंट जो जहाँ पर निगेटिव मार्किंग अभी अभी शुरू किया गया है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो लिपि पूछा है आपसे, तो ये है यूनानी और आरमाइक लिपि है। ये लिपि पूछा, जैसे लिपि हम लोगों की कौन सी है? देवनागरी है। और भाषा कौन सी है? भाषा हिंदी हो सकती है, मैथिली हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है भाषा, लेकिन लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। और कारण इसका क्या दिया है? वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा कि सही है। स्पष्टीकरण भी है, बिल्कुल कथन और कारण दोनों ही सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, 8 का ए ही है। विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा मसीह को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा पूर्व को लगाते हैं ना 312 BC, 322 320 BC ऐसे लगाते हैं ना हम लोग। बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और फिर एनो डोमिनो कहा जाता है AD, जैसे 2022, और मान लीजिए जैसे 1526 AD, ये है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। ये तो पता होगा, ये तो बेसिक था।
निम्नलिखित पुस्तकों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? पूरा स्थलों से, पूरा स्थल मैंने पुस्तक बोल दी है, नहीं मिले हैं ये पूछा गया है। भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं, चिरांद। तो देखिए भीमबेटका में क्या मिला है हमें, इसमें हमें मध्य पाषाण काल के पेंटिंग मिले हैं, बहुत सारे पत्थरों पर बनाए हुए। भोपाल के समीप में है ये भीमबेटका जगह, मध्य प्रदेश में, और उसमें पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है लोगों को, तो इससे तो मिली ही है। हुसंगी से भी मिला है, कुरनूल गुफाओं से भी मिला है हमें, चिरांद से हमें नहीं मिला। चिरांद कहाँ है? ये वर्तमान बिहार के छपरा में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक या खाद्य संग्रहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरास्थल है। ओके, भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसंगी, कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये किस नदी के किनारे है? हुसंगी, कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी से कौन सा साम्राज्य याद आता है आपको? विजयनगर साम्राज्य अपने आप याद आ जाना चाहिए। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ था। हम्फी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सवाल पूछा था यूपीएससी ने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है? नवपाषाणिक है ये पूछा गया है। मेहरगढ़, मेहागढ़ा, दाओजली हैंडिंग, कोल्डी हवा, बुर्ज होम। आपको चुनना है इसमें से, चुनिए, इसमें से आसानी से चुन सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा कि सभी के सभी जो हैं वो क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल ही हैं इसमें। ओके, बुर्ज होम की क्या खासियत है? यहाँ गर्तावास मिला है, गर्त बनाकर इंसान रहते थे। ज़मीन है ये पूरा, इसमें एक गड्ढा बना लिया और इसी गड्ढे में इंसान रहता था। ओके, मौसम और जानवरों से बचने के लिए उसमें रहते थे इंसान। पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट कहलाता था। पत्थर को इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक, प्रेशर फॉकिंग तकनीक कहा जाता है। स्टेटमेंट दिया है 1 और 2, एक केवल 1 2। अब चुनिए इसमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही के दोनों ही सही हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा कि दोनों तकनीक सही दिया हुआ है। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? राख के साक्ष्य पूछ रहा है आपसे, राख, जहाँ से राख मिला हो, तो ये कुरनूल की गुफा है। कुरनूल के गुफा से राख के अवशेष मिले। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई, घास के मैदान विकसित हो गए, बर्फ पिघला होगा, हो सकता है घास के मैदान पे विकसित हो गए होंगे, हो सकता है कि नहीं। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5वें का? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लग गए। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूँ, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद से उपजाना सीख लिया और कृषि का डेवलपमेंट धीरे धीरे कालक्रम में जाकर संपन्न हुआ। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो ये सोचकर मत पढ़िएगा कि ये बिहार स्पेशल से संबंधित नहीं है या यूपी स्पेशल संबंधित नहीं है, तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में है तो यानी कि आपके पीटी में धरल्ले से पूछा जाएगा ये। अगला सवाल क्या है? अगला है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? आपने सुना होगा पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये 3 सुना होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो गलत हो जाएगा। महापाषाण का, महापाषाण में तो लोहा वगैरह का है, पत्थर रख देते थे कब्रों पर। दक्षिण भारत में हमें मिले हैं ये सब साइट, महापाषाणिक साइट जिसको कहा जाता है। ये कहाँ मिले हैं? तो दक्षिण भारत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा उसको। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में बांटा जाता है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधियों से संबंधित है। महापाषाण संस्कृति आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना जान लीजिए, दक्षिण भारत में कुछ ऐसी संस्कृति थी जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था और दफनाने के बाद उन पर ऊपर बड़े बड़े पत्थर के शिला रख दिए जाते थे। इसी को महापाषाणिक संस्कृति कहा गया है। महापाषाणिक संस्कृति कहा गया है। इनको ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। महापाषाणिक लोगों को कई सारे स्रोत में मानते हैं कि लोहा का भी ज्ञान था।
लोहा का भी ज्ञान था महापाषाणिक लोगों को। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। शैल चित्रकला का मतलब क्या होता है? पत्थर पर चित्रकला, पत्थर पर जो आर्ट बनाए जाते हैं, स्टोन पर जो पेंटिंग बनाई जाती है, उससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमबेटका। भीमबेटका में ये बहुत सारे हमें मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। अजंता और बाघ की कब की है? मौर्य काल के बाद की है, जबकि भीमबेटका पाषाण युग की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, महापाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इसको मैच करना है, कौन किससे मैच हो रहा है इसको मैच कीजिए। एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जो सबसे पुराना होगा वो किस में जाएगा? पुरापाषाण में जाएगा। जो उसके ठीक बाद का होगा वो किस में जाएगा? मध्यपाषाण में जाएगा। तो इसको जोड़िए, एक का दो, एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का दो हो जाएगा। 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक पुरापाषाण का युग था। उसके बाद से मध्यपाषाण कब से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक। उसके बाद से महापाषाण कब से हो जाएगा? तो 2500 से 1900 वर्ष तक। अभी मैंने बताया था दक्षिण भारत में है ये। और उत्तर पाषाण युग कब हो जाएगा? तो ये 10,000 वर्ष पूर्व के आसपास को उत्तर पाषाण युग कहा जाता है। तो इसका आंसर ए दिया हुआ है इसमें। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप ऐसे भी मैच कर सकते थे ना, कि जो सबसे पुराना होगा वही तो होगा पुरापाषाण। सबसे पहले पुरापाषाण आता है, फिर मध्यपाषाण आता है, फिर आता है नवपाषाण। तो सबसे पहले पुरा को मैच कर लीजिए, फिर मध्य को मैच कर लीजिए, फिर उत्तर पाषाण को मैच कर सकते, उसको नवपाषाण भी कहा जाता है। फिर महापाषाण तो बहुत ही बाद में आया है। देखिए कब का है ये? लगभग में हड़प्पा के समकालीन ही है महापाषाण का काल। 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व के आसपास की स्थिति है ये। तो महापाषाण अभी मैंने बताया दक्षिण भारत का इतिहास है ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, 3 के बारे में दिया हुआ है और पूछा है कि उपयुक्त में से किन काल को औजारों का माइक्रोलिथिक अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पर, अगले वीडियो से मैं सही कर दूंगा। तो ये 2 हो जाएगा, केवल 2, यानी कि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हुसंगी में बलुआ पत्थर कहाँ से आ जाएगा महाराज? हुसंगी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुसंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। चूना पत्थर होगा, लाइम स्टोन हो जाएगा, सैंड स्टोन नहीं होगा। बलुआ पत्थर से नहीं बनाए जाते, किससे बनाए जाते थे? चूना पत्थर से। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन बहुत काम आते हैं एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करने में। ओके, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन व इनके मनके बनाए जाने के भी प्रमाण हमें मिले हैं। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा कि केवल 3 सही है इसमें, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण नहीं है गुरु, पुरापाषाण है। पुरापाषाण सबसे पुराने वाले स्थिति में मिला था। नवपाषाण में कहाँ से मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थान आंध्र प्रदेश से नहीं मिला है, ये राजस्थान से हमें मिला है। राजस्थान में हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के छाल वगैरह मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 हो जाएगा। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, से मिले हैं। पटने कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रमाण मिलता है। पटने महाराष्ट्र में है, मैंने गलती से राजस्थान बोला, इसको सही कर लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया पालतू। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया का मैं बता देता हूँ कि किसी भी जानवर को जब 20 पीढ़ी तक इंसान पाल के रखता है तो वो जानवर जो है वो पालतू की श्रेणी में आने लग जाता है धीरे धीरे। तो पहले सारे जानवर तो पहले जंगल में ही रहते थे, उनको पालतू धीरे धीरे बनाया गया। कुत्ते की ही प्रजाति होती है एक जिसको क्या कहा जाता है, जो अभी भी जंगल में ही रहते हैं और शिकार करते हैं ग्रुप बनाकर। लेकिन कुत्ता को हमने क्या किया? हमने उसका समाजीकरण करके उसको पालतू बना दिया, जबकि बाकी धीरे धीरे जानवर बनते गए। जैसे घोड़ा को बनाया हमने, गाय को बनाया, ये सब पहले जंगली जानवर हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुत्ता। निम्नलिखित में किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? शुरुआती कृषक व पशुपालक होने के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये पूछा गया है आपसे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि पय्यमपल्ली, हल्लूर, गुफकराल, महागढ़, बुर्जहोम ये सभी नवपाषाण के स्थल हैं। और नवपाषाण के स्थल जब भी होंगे तो वहाँ पर कृषक और पशुपालक लोग तो होंगे ही होंगे। इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे। ओके, नवपाषाण काल तक कृषि पूरी अपने विकसित स्वरूप में आ चुकी थी लगभग में, तो इसलिए आप जब भी नवपाषाण कालीन स्थल आए तो उनको कृषि और पशुपालन से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। पूरा स्थल है और अवस्थिति पूछा है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो वर्तमान का, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, ये कहाँ है? तो ये आपका बलूचिस्तान के इलाकों में है। चिरांद कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार में है। देखिए 2 को मैच करके देखिए, ए का 3 किसी मैच हो रहा है और सी का 4 किसी मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन में मैच हो रहा है। ये बाकियों को भी मैच कर लेते हैं। गुफकराल कहाँ पर हो जाएगा? तो ये कश्मीर में हो जाएगा। कोल्डिहवा कहाँ है पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ और लहुरा देव यूपी से मिले हुए। इन दोनों स्थलों का नाम याद होना चाहिए। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तर से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें हिरन और सुअर, जंगली जानवर की हड्डी सबसे निचले प्रस्तर से मिली है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरी वगैरह के मिले हैं। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अगला है कि महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना। इसको मैच करना है तो 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अगले वीडियो से मैं इसको सही कर दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। PDF आपको बहुत अच्छा मिलेगा। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और इस पूरा स्थल से इसमें पूछा है कि मैच नहीं है ये पूछा गया है, तो महागढ़ा मैच हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बुर्जहोम कश्मीर में है। हल्लूर और पय्यमपल्ली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ, दलहन और ये सब मिला है। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? आंध्र प्रदेश। तो हल्लूर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ओके, पय्यमपल्ली वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बाकी बुर्जहोम तो आपको पता ही है कश्मीर में है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घर के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। इन घरों को गर्तावास कहा गया है। बुर्जहोम के बारे में पूछा, गर्तावास की चर्चा मैंने अभी की है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही दिए हुए हैं। बुर्जहोम ध्यान में रहेगा आपको, कुछ खास है यहाँ पर। क्या सबसे खास है? गर्तावास बनाकर लोग रहते थे, ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए। कथन क्या है? पहला कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। अगला क्या है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। कारण दिया हुआ है कि नवपाषाण के लोग कपड़े इसलिए बुनते थे क्योंकि उस समय कपास उपजाने लग गया था। क्योंकि लगा सकते हैं आप इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में। अगर स्टेटमेंट पूरा हो रहा है और सही पूरा हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। और आपको पता है मेल हुआ शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा निवासियों के लिए यूज़ किया जाता है। मेल हुआ शब्द यूज़ किया जाता है, इसका ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले दुनिया में कपास कहाँ पर उपजाया गया था? तो ये भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दुनिया में सबसे पहले कपास उपजाया था। तो इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में किस दर्रे के निकट में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बोलन दर्रा है, इसके निकट में स्थित है मेहरगढ़। अभी मैंने बताया बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रा के समीप एक हरा भरा समतल सा स्थान है। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा का महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान जाने के लिए ये महत्वपूर्ण मार्ग है, पाकिस्तान को ईरान से जोड़ता है ये। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही ए हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही दिए हुए हैं। NCERT से संबंधित MCQ है ये। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ज्वाइन कीजिएगा चैनल को। थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, जो लोग आपको अच्छे कंटेंट फ्री में उपलब्ध करवाते हैं उनको। अगला क्या है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है? तो कुत्ता को दफनाया गया है मेहरगढ़ से प्राप्त जो
सॉरी, कुत्ता नहीं, बकरी को दफनाया गया है, बकरी को दफनाया गया, ये आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ में दफनाया जाता था। और ये क्यों दफनाया जाता था कि परलोक जब जाएंगे तो उनको भूख लगेगी तो वो इसको खा सकते हैं, इसलिए दफनाया जाता था साथ में। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था बकरी को। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी में स्थित है? देखिए, अभी तक आपको सारे के सारे कहाँ पर मिले हैं? सारे के सारे आपको मिले हैं इस तरफ के पूर्वी पश्चिमी भारत के सारे स्थल मिले हैं। मेहरगढ़, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, पाकिस्तान वर्तमान का, महाराष्ट्र, ये सारे पश्चिम। ब्रह्मपुत्र घाटी में एक स्थल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। एक्सेप्शन है ना ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाओजली हेंडिंग है, ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। दाओजली हेंडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित एक पहाड़ी पर स्थित है ये जगह। पूरा स्थल है ये, और कहाँ पर है ये? तो चीन और म्यांमार को जोड़ने वाली सड़क के किनारे स्थित है ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में। यहाँ से काष्ठ सम के औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। काष्ठ सम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है सरने की जगह पर, उसको ये कहा जाता है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उपजाते थे। दाऊजली हेंडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। यह स्थल याद रहेगा। थोड़ा सा एक्सेप्शन है तो इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं और इसको चिन्हित करके रख लेंगे मैप में तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। चताल हुक, ये पुरास्थल के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। यह दूर दराज स्थलों में कई चीज़ों को उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो इसके बारे में बस हमें जान लेना है। कई बार किताब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे फैक्ट्स हमें नहीं टकराते हैं, इसीलिए MCQ लोग लगाते हैं ताकि फैक्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तुर्की में ये स्थल विद्यमान है। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चौकोर और आयताकार ये घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से मिला है। अब तो याद हो जाना चाहिए मेहरगढ़ के बारे में आपको। आरंभिक नगर पर आ गए। आरंभिक नगर का मतलब अब क्या हो जाएगा? हड़प्पा स्थलों की बात करेंगे अब हम लोग। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, अब उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़े हुए सवाल कैसे पूछा जाता है? सबसे पहले आपको नगरों के नाम पूछा जाएगा, उनकी अवस्थिति पूछी जाएगी, किस नदी के किनारे में है ये पूछा जाएगा, किस नगर से क्या सामान मिला है ये पूछा जाएगा आपसे। वहाँ के लोगों का व्यवहार और व्यापार और सामाजिक स्थिति से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसी डायमेंशन से सवाल पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी डायमेंशन ही नहीं है हड़प्पा से। और हर साल 1 से 2 सवाल तो गारंटीड पूछा जाता है, भले ही कोई भी एग्जामिनेशन हो पूरे भारत का। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा की खोज की गई थी और वर्तमान इसका निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है ये। ओके, अगला सवाल क्या है कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है ये। 150 वर्ष पूर्व रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पर, तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि यहाँ पर ईंट बहुत सारी है। जब उन्होंने उसके खोजबीन की तो वहाँ पर पूरा का पूरा नगर बसा हुआ मिला ज़मीन के अंदर उन लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है आपसे। इन नगरों में से कोई नगर को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। कई नगरों को सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, वो पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना होता था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। कौन सा सही नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। कच्ची नहीं पक्की ईंटों का उपयोग करते थे वो लोग। कच्ची ईंटों का उपयोग क्यों करेंगे? वो तो पक्की ईंटें भी बनाना जानते थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पक्की ईंटों से निर्माण करते थे। बाकी 3 स्टेटमेंट क्या है ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा, इनको भी ध्यान में रखेंगे तभी आप गलत को छांट सकते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों के द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषता क्या है? इस तालाब को बनाने में ईंट व प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा गया है। इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई
थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? इसका आंसर हो जाएगा डी, गलत दिया हुआ है। सिंधु नदी से कोई नहर नहीं था इसमें, क्योंकि इसमें जो पानी भरा जाता था वो कहाँ से लाया जाता था? तो उसको कुआं से लाया जाता था, कुएं से निकाला जाता था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं, अग्नि का कुंड मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारा गृह मिले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही दिए हुए हैं यहाँ पर। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित किन स्थानों पर हड़प्पा के नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे हैं, सब जगह से हड़प्पा का स्थल प्राप्त हुए हैं। उत्तरी सीमा क्या है हड़प्पा की? तो मांदा, ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। पूर्वी सीमा क्या है? तो पूर्वी सीमा है आपका उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, मेरठ के समीप। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। और पश्चिम में कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये सीमा आप ध्यान में रखेंगे, कई बार सीमा से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये चिन्हित करके करेंगे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नाली खुले हुए तो नहीं थे उनके, नाली बंद रहते थे। बड़े साफ सफाई वाले लोग थे हड़प्पा के लोग, आज के जैसे नहीं थे। आज के हमारे सड़क बहुत घटिया तरीके से बने होते, उनके नाली बंद रहते थे, है ना, जिससे बीमारियां वगैरह ना फैले, मच्छर ना फैले। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक व शिल्पकार भी नगर में रहते थे। शासक व नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था। व्यापार किया जाता होगा क्या नगरवासियों के द्वारा? बिल्कुल किया जाता होगा। तो तीसरा तो सही होना ही होना चाहिए, सही ही पूछा है हमसे। अब 8वां का आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए। 31 मिनट का वीडियो आज हो गया है, और भी एमसीक्यू मैं करवा सकता था, लेकिन मैंने शुरुआत किया है 30 मिनट के एमसीक्यू से। और आने वाले समय में आपको 1-1 घंटे का वीडियो मिलेगा, जिसमें हम लॉन्ग वीडियो बनाकर एमसीक्यू को मैक्सिमम कंप्लीट करवा देंगे। एग्जामिनेशन से पहले आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा लगभग में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहला वीडियो था तो फीडबैक ज़रूर देना आप लोग कि कैसा सही है, कुछ सुधार किया जा सकता है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।